आप सभी का नमस्कार। और आज के लेक्चर में बेटा चलते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकेंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। और थर्ड लेक्चर में क्या था? थर्ड लेक्चर में ये था कि हम लोगों ने आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो उसी के कॉन्टिन्यूटी में हम आगे ले चलते हैं। कुछ रिवीजन मैं पीछे से करा देता हूं, जो पीछे हम लोगों ने बात कर लिया था। क्विक रिवीजन कर लिया जा तो आगे चलने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले चलते हैं, आपको ले चलता हूं आपके टॉपिक की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। मैंने आपको एक बात बताया था कि आइसोटॉप्स वो होता है। पहली बात, आइसोटॉप्स को देने वाला जो बंदा था उसका नाम था सोडी। सोडी पंजाबी वाला हिसाब किताब था। तो ये था। सिमिलरिटी क्या होता है बेटा आइसोटॉप्स के अंदर? एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, और उनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक जगह होता है, एक जगह वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद डिफरेंस बेटा क्या होता है? मास नंबर डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी उनका डिफरेंस होता है बेटा। तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट पिछले लेक्चर में कर लिए थे, है ना? करे थे कि नहीं? तो थोड़ी थोड़ी जल्दी से मैं उसको रिवीजन करता हूं। एटॉमिक नंबर अगर सेम है इसका मतलब कि वो आइसोटॉप्स कहलाता है, बस इतना ध्यान है। एटॉमिक नंबर देखो ऑक्सीजन में है, सेम है सबके, मास नंबर सबके अलग अलग हैं, इसका मतलब आइसोटॉप्स कहलाएंगे। 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ये देखो 17, मास नंबर 35 है, 37 है, आइसोटॉप्स कहलाएगा। समझ में आ रहा? इसी के बाद बेटा आइसोबार हम लोग पढ़े थे। तो आइसोबार में क्या होता है बेटा? उल्टा, मास नंबर सेम होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूक्लियन सेम होता है। न्यूक्लियॉन्स मैंने बोला था कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है उसका बेटा सम अगर करते हैं तो वो न्यूक्लियॉन्स को इंडिकेट करता है ना। डिफरेंस बेटा क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉन भी तो डिफरेंस होगा, ये बात कर रहा है। अच्छा, मास नंबर पे डिपेंड करता नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा इसका? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टी तो भैया एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, तो एटॉमिक नंबर जब डिफरेंस है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंस आएगा। पोजीशन अलग होगा, क्योंकि पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिसाइड कौन करता है? एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। ये बात क्लियर है सबको? अब देखो इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग चर्चा कर लें तो मास नंबर देखो, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का मास नंबर सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये आइसोबार की कैटेगरी में रखा जाएगा। टेल्यूरियम, जिनॉन, बेरियम में मास नंबर 130, इसका मतलब क्या कहलाएगा? आइसोबार कहलाएगा बेटा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ये भी हम लोगों ने बात कर लिया था। इसके बाद बेटा हम लोग आगे ले चलेंगे आपको, और आगे मैं आपको बताता हूं कि आइसोटॉन्स क्या होता है। यही चीज आपको कंटिन्यू करना था यहां, ठीक है ना? आइसोटॉन का मतलब क्या होता है? जहां न्यूट्रॉन सेम हो। क्या हो बेटा? न्यूट्रॉन दो से ज्यादा स्पीसीज हो और उनका न्यूट्रॉन क्या हो बेटा? सेम हो, दो से ज्यादा हो, उन सबके पास सेम न्यूट्रॉन दिखाई दे, तो दैट विल बी आइसोटॉन। ठीक है, या आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, इसके ये भी नाम होता है बेटा। सबको समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कहानी होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बेटा क्या होता है? यहां देखो, पोजीशन, इसका एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंस होगा, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा, इसका तुम्हारा मास नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा। इसमें इसमें हाँ सॉरी, सेम होगा। मास नंबर अगर सेम है तभी तो न्यूट्रॉन आएगा। और यहां देखो, नहीं नहीं सेम नहीं, न्यूट्रॉन सेम होगा, ये डिफरेंस है। देखो ये डिफरेंस की कैटेगरी में आता है भैया। न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई नाता नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन ऐसा बंदा नहीं है जो किसी एलिमेंट के
फिजिकल प्रॉपर्टी को या केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता हो। उनकी उनकी औकात नहीं है कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिसाइड करे। किसकी औकात है? एटॉमिक नंबर की औकात है जो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। अब पोजीशन भी अलग होगा भाई, पोजीशन भी तो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा? अलग होगा। जैसे ध्यान से सुनना, एग्जांपल सिलिकॉन और फास्फोरस है, चेक करो न्यूट्रॉन सेम आ रहा है क्या? 30 में से 14 माइनस कर दो, कितना आएगा? 16 आ रहा है। और 31 में से 15 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 16। और 32 में से 16 माइनस कर दो, ये भी 16 आ रहा है। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहां सबके पास सेम न्यूट्रॉन आ रहा है, सबके पास सेम न्यूट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब कि ये आइसोटॉन्स कहलाते हैं। इतना ही नहीं, पोटेशियम की बात करो तो 39 और 9 माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। फिर 40 माइनस 20 कर दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 20। यानी दोनों के पास जो न्यूट्रॉन आ रहा है वो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी आइसो न्यूट्रॉन हो जाएगा या आइसोटॉन्स कहलाएगा। 3 में से 1 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। बेटा ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन ही तो आता है भाई। न्यूट्रॉन दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो ये बातें थी, इनकी कहानी थी। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, एक नई चीज यहां दिख रही होगी आपको, कभी आप सुने भी नहीं होंगे बचपन में, कि आइसोडाइफियर्स क्या कहलाता है। कभी सुने हैं आप लोग? आइसोडाइस्फियर मतलब, आइसो मतलब तो सेम समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या होता है? आइसोडाइस्फियर का मतलब होता है कि अगर न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस निकाला जाए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, देखो यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो सेम आ जाए। क्या आ जाए? सेम आ जाए। बोलो क्लियर है? ये आपको समझा रहा हूं। यहां देखो, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग होगा। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो इसकी ये डिसाइड तो करेगा नहीं। यहां एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। पहले बात, एक बात बताओ, 235 इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 92। माइनस कर दो, 13 में से 9, 4 और 1, 143 आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि आपने न्यूट्रॉन निकाला, अभी आपने क्या निकाला? ध्यान से सुनना, इधर मैं लिख रहा हूं, ये आपका मास नंबर है बेटा, और ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन मान लो, यही तो मान रहे हो। अब ये किसका आंसर आया है? न्यूट्रॉन का आंसर आया है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालो। न्यूट्रॉन 143 है और 92 है, यही तो हुआ। कितना आ रहा है? 1 और 14 में से 3, 9 जा कितना होगा? 51। 51 आएगा ना। इसके बाद दूसरे का चेक कर लो, इसका चेक कर लो। एक बात बताओ, 231 में से 90 माइनस कर दो तो 1, और ये कितना आ जाएगा? 9, 4, 141 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या करोगे बेटा? न्यूट्रॉन 141 है और प्रोटॉन कितना बेटा? 90 है। तो 9, 5, 14, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? सेम आ रही है। फिर से सुनना सब लोग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जिन जिन स्पीसीज का सेम आएगा उसे हम आइसोडाइफियर्स बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोडाइफियर्स बेटा बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप न्यूट्रॉन फाइंड कर लो। न्यूट्रॉन फाइंड कैसे करते हो? मास नंबर से आप एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, तो न्यूट्रॉन जो आएगा फिर उसमें से एटॉमिक नंबर को क्या कर दो? माइनस कर दो, आपका वो आ जाएगा आइसोडाइस्फियर। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने आपको बता ही दिया था कि ऐसे स्पीसीज जिनके जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होगा। तो इनका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर बेटा N2O है, CO है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऐड कर लो, न्यूट्रल स्पीसीज है तो
नाइट्रोजन का 7 होता है इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 14 प्लस 8 कितना हुआ 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 8 CO2, इसका मतलब हो जाएगा 6 प्लस 16 22। दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। आयनिक स्पीसीज को देख लो जरा, आयनिक स्पीसीज को देख लो तो और अच्छा लगेगा। जैसे मान लो P पर -3 है, S पे -2 है, Cl पे -1 है, P का एटॉमिक नंबर 15 है, 3 ले रखा है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सल्फर का 16 है, 2 ले रखा है, 18 हो जाएगा। 17 और 1 ले रखा, माइनस का मतलब लिया उसने, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक समझ में आ गया, आपको आ रहा है बेटा। तो ये कहानी था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट इसमें प्रॉपर्टी में आएंगे हम लोग, लास्ट स्पीसीज पढ़ेंगे आइसोस्टीयर क्या कहलाता है। कभी सुने थे आप लोग बचपन में, 9th में 10th में कभी सुने थे, कोनो नहीं सुने थे तो यहां सुनाना है, जरूरी यहां पे है, देखना ध्यान से। आइसोस्टीयर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए स्पीसीज के अंदर, सेम होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, तरक्की हो आपकी। हाँ, जल्दी से पैसा कमाइए। नहीं, माला कैसा पहने हो भाई। हाँ, अच्छा अच्छा, काने में लगाने वाला है वो। देखिए, तो सेम एटम चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए, उन दोनों अगर सेम दिख रहा है तो उसे क्या बोलोगे, आइसोस्टीयर। तो देखो यहां पे एक बात बताओ, सब लोग बोलना तेज से, ये दोनों है, ये N2 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, बात बराबर है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 + 7 14 हो गया। इसमें कितना होगा 6 + 8 14 हो गया। क्या हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है। अब एटम कितने हैं, 2 एटम यहां पर भी, 2 एटम यहां पर भी है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम के बारे में अगर बोला जाए तो 2 एटम यहां पर भी, 2 एटम यहां पर भी। अगर इलेक्ट्रॉन सेम आता है, नंबर ऑफ एटम सेम आता है, तो उसे क्या बोलना, आइसोस्टीयर बोल देना। क्या बोल देना, आइसोस्टीयर। समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरी कहानी, जरा एक और एग्जांपल देख लिया जाए। एग्जाम्पल बहुत बड़ा हथियार होता है, जान लेना समझने के लिए। कार्बन का 6 और 2 × 8, 6 + 16 कितना हो गया 22। ठीक है, और यहां 7 × 2 + 8, 14 + 8 कितना होगा बेटा 22। तो इलेक्ट्रॉन विल बी सेम हियर। अब क्या सेम और है इसमें, यहां पर क्या है और देखो, यहां नंबर ऑफ एटम 2 और 1 3 है, यानी नंबर ऑफ एटम अगर देखा जाए बच्चा लोग तो यहां पर भी 3 है, और नंबर ऑफ एटम 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसे क्या बोल देना, आइसोस्टीयर बोल देना। बोलो बात समझ में आ रही सबको, सबको क्लियर हो रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बोलिए भाई, कोई तकलीफ तो है नहीं कोई। चलिए, तो अब आगे हम ले चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बेटा आगे। ये सब कहानी आपको कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो जो मैंने आपको फंडा बताया है उस फंडे पे आप चलिए, आपकी जिंदगी एकदम सुखमय रहेगी। नहीं है? आगे देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स टिन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटॉप्स। लगभग कह रहा 10 आइसोटॉप्स SN के पास होता है। ये ध्यान रखिएगा, 10 आइसोटॉप्स SN के पास होता है। ठीक, अब आता है एवरेज एटॉमिक वेट या एवरेज आइसोटॉपिक वेट क्या होता है। ठीक, बहुत आसान होता है।
परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स इनटू उनका मास क्या है, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स उनका मास क्या है, और अपॉन क्या कर देना, 100 कर देना, उससे आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रही हैं, हम है ना। ये सब सवाल तो आप करिएगा, इसका कोई मतलब है नहीं। यहां पे आओ, ये हमारे काम का है, ऐसा काम वाला चीज है। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है बेटा, एटॉमिक वेट ऑफ नियॉन कितना दिया है, 20.2 दिया है। नियॉन इज अ मिक्सचर ऑफ Ne20 और Ne22 दिया है मिक्सचर। नियॉन के दो शकल दिखाई दे रहा है उसका, एक शकल वाले के पास 20 मास नंबर है और एक शकल वाले के पास 22 मास नंबर है। कह रहा रिलेटिव एबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटॉप्सी। रिलेटिव एबंडेंस का मतलब क्या है कि जो सबसे भारी है वो दुनिया में कितना मिलता है, कितना परसेंट मिलेगा, वो समझ में आ रहा है। भाई दो लोग हैं इसमें, एक Ne20 और एक Ne22, तो पूछ रहा है कि एक बात बताइए कि इसमें से जो भारी वाला आइसोटॉप्स है वो दुनिया में कितना परसेंट मिलता है। तो उसका रिलेटिव दिया हुआ, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है यहाँ 20.2 दिया हुआ है। मान लिया जाए एक का अगर हम x मान ले, एक दोनों को मिला के 100 मान लें, परसेंट बोल रहा है, तो नियॉन अगर हम 20 ले लें और नियॉन हम 22 ले लें तो 100 ले सकते हैं। अगर एक को हम x ले लें तो ये क्या होगा, 100 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इतना इंटू उसका मास से कर दो, x में ले रहा हूं, x इंटू 20 प्लस ये 100 माइनस x 22 बाई क्या हो जाएगा 100। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा, x जो आएगा वो इसका मतलब क्या हुआ, 20 वाला मिला और हैवियर हमारा ये दिख रहा है। इसका मतलब कि अगर 100 में से 20 जो भी x की वैल्यू आएगा माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। बेटा x पहले आप निकाल लिया आपने, जो भी आ रहा है। अब 100 माइनस x आपने फॉर्मूला रखा था, तो 100 में से उसको माइनस कर दोगे तो दूसरे वाले की एबंडेंस आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, ये डन है। दूसरा एग्जांपल, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ टू आइसोटॉप्स जिसका मास दिया हुआ है, एक का 85 और दूसरे का 87, और उसका एबंडेंस है, ये क्या है, एबंडेंस है, एक का ये है और एक का ये है। कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताइए। बिल्कुल सिंपल है, यहां देखिए एवरेज एटॉमिक मास में एक का आइसोटॉपिक परसेंटेज क्या दिया है बेटा, 75% दिया है, और उसका मास कितना दिया 85, प्लस दूसरे का कितना दिया है 25% इंटू 87 बाई क्या कर दो 100 कर दो, आपका आंसर आपके घर चला जाएगा। देखो बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, लेक्चर क्लियर हो रहा है आदित्य जी। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो तीसरे एग्जांपल पे आओ। नाइट्रोजन एटम हैज अ एटॉमिक नंबर, ये तो दुनिया जानता है। ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रेट आयंस। नाइट्रेट आयन का फार्मूला भाई साहब कोई मुझे बताएगा क्या, बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड, नाइट्रेट का ये माइनस हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इंटू ऑक्सीजन का 8, माइनस चार्ज का मतलब +1, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो 7 + 24 +1 यही ना होगा, तो 7 4 11 12 32 तुम्हारा यहाँ पे देखो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, एकदम चमकता हुआ आंसर आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, एकदम चमकता हुआ आपको आंसर लेके दिखा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आ जाइए इस कहानी पे। करा एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन 11 दे रखा है। कोई एटम मान लिया जाए वो x है, क्या है भाई साहब, कोई एटम x है,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, और न्यूट्रॉन कितना है इसके पास आपका क्या है 13 है। तो कह रहा फाइंड आउट एटॉमिक नंबर एंड एप्रोप्रिएट एटॉमिक वेट। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, यही तुम्हारा प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन दिया है। तो एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और मास नंबर कितना हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 24 नहीं हो जाएगा? नहीं समझे आप लोग? ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन वाली वैल्यू। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ोगे तो मास नंबर आएगा कि नहीं आएगा, और एटॉमिक नंबर आपका वही इलेक्ट्रॉन वाली कहानी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आएगा। देखो दिया होगा कहीं, देखो दिया तो है क्या है, समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको पूरा दे दिया हूं, मैं आपको यहां समझा रहा हूं ताकि आप जब रिवीजन करिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि रिवीजन करते समय आप फंस जाइए तो फिर हमको परेशान हो। दूसरी एग्जाम्पल पे आ जाओ। हाउ मेनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इन दिस। एक बता देता हूं, कर लेना बाकी। बेटा प्रोटॉन में 15 और 31 है, बोलो। तो जेड आपका अगर 15 है तो प्रोटॉन भी तो 15 होगा, बोलो, और इलेक्ट्रॉन 15 होगा। तो ये तीनों आ गया। अब आपको न्यूट्रॉन जब फाइंड करना रहेगा तो 31 माइनस क्या हो जाएगा, तो हाँ, तो 11 माइनस 5 कितना होगा 6, और कितना बचा 1। क्या क्लियर है, समझ में आ गया? तो सारा कहानी आपको वैसे ही करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको भी करना है। कहीं न्यूमेरिकल में ही नहीं कि फंस जाना है और फंसने के बाद छोड़ देना है कि भैया आप अगले साल करेंगे सवाल, ऐसा नहीं होना है। नहीं आ रहा समझ में? ठीक, अब देखिए इस वाले कहानी पे, स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए आपको। तो एक बात बताओ, आपको मैंने पहले ही बताया भाई, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? आप नहीं निकाल लेंगे क्या है? अब बोलिए पंडित जी। प्रोटॉन 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका 12 माइनस 6 हो जाएगा, कहानी खत्म। यहां क्या होगा, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 और न्यूट्रॉन 14 माइनस 6, 8 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई तकलीफ है? तो ये कहानी है। आगे देखिए, आगे देखिए। अब आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। अच्छा, बोर मॉडल इसमें अभी दिखा नहीं क्या अभी? अरे वो क्या कहते हैं, मॉडल ऑफ एटम। हाँ ये है, ये यहां से यहां बीच हम इधर उधर पढ़ाएंगे। अब देखो ध्यान से, इसके बाद में ये देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ लिया गया, प्रोटॉन भी ढूंढ लिया गया। तो हुआ ये प्रॉब्लम कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो उनका घर होगा ना। तो उन्होंने, कई वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे क्या किया, उनके रहने की व्यवस्था बनाई। हाँ, कहा कि भाई एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के ही तो अंदर होंगे, एटम का ही तो पार्ट है। भाई इंसान कहाँ रहेगा, पेड़ पे तो रहेगा नहीं, इंसान तो कहीं ना कहीं घर बना के ही रहेगा। तो वैसे ही जब डिस्कवरी हो गई तो ये हुआ कि अब उनका व्यवस्था किया जाए, वो रहेंगे कहाँ? रिश्तेदार आते तो व्यवस्था करते हो ना। तो सेम वैसे ही उनकी भी व्यवस्था करने की प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहला जो व्यक्ति थे जे थॉमसन ने, उन्होंने एक मॉडल दे रखा। क्या दे रखा? एक मॉडल दे रखा। उन्होंने ऐसा नहीं कोनो बैठ के लैब में एक्सपेरिमेंट किए, हो सकता है लैब में बैठ के चाय वो पी रहे होंगे कुर्सी पे, उनके दिमाग में कुछ आया होगा, भाई ये गोल होता है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, तरबूज काट दीजिए तरबूज की तरह होता है, तुरंत पन्ना पर बना दिए। तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं था प्रैक्टिकली, समझे कि नहीं? आप अगर रात में सो रहे हैं, अब एज्यूम कर लीजिए काश हम जहाज चलाते आज, तो सही बात है रात में जहाज चला रहे हैं आप, लेकिन जहाज कहाँ चला रहे हैं, नींद में। क्यों? तो उनके ऐसे उन्होंने एक रफ दे दिया डाटा। थॉमसन ने कहा
कि भाई साहब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है, थॉमसन ने क्या बोला कि जो प्रोटॉन होता है और जो निगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो दो तरीके से पार्टिकल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जहां भी रहेंगे बराबर रहेंगे। उन्होंने यही कहा कि जो एटम्स होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। और उन्होंने कहा कि जो तरबूज काटो उसको तो देखो जरा कि वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, या प्लम पुडिंग मॉडल, उसके कई नाम थे। तो तरबूज जब काटते हो देखो तो लाल लाल जो एरिया पका वाला लेकर आना, तो लाल वाला जो पोर्शन होता है उसने उन्होंने क्या कहा कि हाँ पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने स्फीयर बताया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में क्या होता है, ऐसे ऐसे फैला रहता है इस तरीके से, लाल लाल वाला, लाल लाल बना भी रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई स्फेरिकल होता है, और जो स्फेरिकल होता है उसमें इस तरीके से जो तरबूज काटा जाता है तो लाल लाल जोन नहीं दिखाई देता है। बताइए आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं तो आपको पता भी होगा। ये देखिए कच्चा खरीद के लाएंगे तो बात अलग बात है, पका वाला मान लीजिए दुकान वाला बेवकूफ नहीं बनाया तब तो आप राजा हो गए। आजकल दुकान वाले भी बेवकूफ बना रहे हैं, समझ रहे हो। ये देखो, ये उन्होंने ये कहा कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज वाला है जो पूरे स्फीयर में क्या हो रहा है, इक्वली ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। और इनका नाम जो रख दिया इन्होंने, इनका जो नाम बेटा जो रख दिया, उनको कहा कि वो पॉजिटिव वाले होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। तो आखिर निगेटिव वाले कौन होते हैं? कहा रुकिए मैं बताता हूं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी में इम्बेडेड होते हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि निगेटिव जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बोलिए बात क्लियर है। फिर उन्होंने एक बात कही कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एकदम बराबर होते हैं, तभी तो एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। ये बात उन्होंने सही बोला। सही क्या बोला, उनको ये बात पता ही था कि भाई प्लस माइनस तो न्यूट्रल रखना ही पड़ेगा, तो उन्होंने ये बात सही बताया। लेकिन एक बात बताओ, इनके पास कोई डाटा ही नहीं था इसका प्रैक्टिकली। उन्होंने कुतुआ मान लिया कि एटम गोल होता है। समझ में आ रहा है? अभी आगे चल के ना फ्लॉप होंगे। तो इसीलिए ये मॉडल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं बताई, तो बेवकूफ बता रहे हैं। मतलब कि स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन अगर रहता है उसमें ठीक है, अब तरबूज खाते तो सीड तो बैठा रहता है उसी में एकदम दब के, तो क्या इलेक्ट्रॉन भी दब के बैठा रहेगा? क्या उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन बैठता है कुर्सी लगा के उसके अंदर या दौड़ता है? ऐसा तो नहीं बोला कुछ। इसका मतलब कि उनके अंदर ये ऐसा कोई फीलिंग नहीं आई, उनके अंदर कोई ऐसा डाटा मेरे पास उनके पास नहीं था कि वो कुछ बता सकें कि आखिर एटम कर क्या रहा है, आखिर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है। ये कोई उनके पास आइडिया नहीं था। बोलिए बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये कोई आइडिया उनके पास डिटेल नहीं था, तो इसीलिए फ्लॉप हो गए। बोलो क्लियर है? इसके बाद इनके बीमारी को दूर किया, इनकी कुछ कमियों को दूर किया रदरफोर्ड साहब ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या उन्होंने किया? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी कंक्लूजन बाद में दिया। तो उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड फॉयल लिया, गोल्ड का पतली सी शीट लिया जिसका जो मतलब थिकनेस थी वो 10⁻⁻⁴ mm की थी, बहुत पतला था। और हाई स्पीड से उस पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल का, और मतलब अल्फा पार्टिकल देने वाला कौन था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। और इतना एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या उन्होंने खेल किया। खेल उन्होंने ये किया बेटा कि यहां पीछे से एक कैमरा लगा दिया। पीछे क्या लगा दिया? कैमरा लगा दिया। और ये कैमरा जैसे ये वाला नाच रहा है, जैसे हम लोग जो लगा के देख रहे हैं,
वैसे वो भी मूवेबल था। तो ये कैमरा जो था बेटा मूवेबल कैमरा उन्होंने लगा दिया। बोलिए बात क्लियर है। उसके बाद बेटा बीच में क्या लिया, बीच में यहां पर एक गोल्ड का पतला सा शीट ले लिया, गोल्ड का पतला सा शीट ले लिया। ये कहलाता है गोल्ड फॉयल, जो 10⁻⁻⁴ mm थिकनेस का था। ये बात क्लियर है। सामने से बेटा, सामने से क्या किया इन्होंने, सामने से क्या किया, एक यहां पर एक वुडन बॉक्स लगा रखा इस तरीके से, और इसी में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहां पर रख दिया। ठीक। अब जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेज इमिट करने लगा, रेज इमिट करने लगा, तो रेज कई डायरेक्शन में जाने लगा। जैसे मान लीजिए ये लाइट जल रहा है हमारे पास, तो लाइट तो हर डायरेक्शन में जा रहा ना। मैं ये चाह रहा हूं कि लाइट आपको एकदम सीधे डायरेक्शन में जाए। कभी आप अपने घर के आसपास देखे हो कि लोग बल्ब जब लगाते हैं तो बल्ब का लाइट अगर इधर उधर ज्यादा ना जाए, ऊपर से कैप लगा देते हैं, टोपा, देखे हो, देखे हो कि नहीं देखे हो? तो वो क्यों लगाते हैं? ताकि लाइट की स्कैटरिंग लंबा इधर उधर ना जाए, वो सीधे जाए। दूसरी बात, देख तो गाड़ी जो टू व्हीलर आती थी, खासकर बुलेट वाली गाड़ी, देख तो ऊपर लाइट लगाया जाता है, तो कैप ऐसे लगाया जाता है, देखते हो? तो उसका मतलब क्या है, भैया तुम सीधे जाओ, लाइट कहीं इधर उधर घूम के मत जाओ। तो वही इन्होंने किया, यहां पर एक स्लिट लगा दिया। स्लिट ऐसे लगाया, कह जी, एक स्लिट लगा दिया। स्लिट का काम ये होता है कि लाइट जो इधर उधर डायरेक्शन में जा रहा है वो डिफ्लेक्ट ना हो। तो उन्होंने लाइट को जब फॉल किया तो ये लाइट यहां टकराया, इसको कहा गया अल्फा रेज। तो अल्फा रेज का नेचर क्या था, वही हीलियम का था। 2He4 ही को हम क्या कहते हैं, अल्फा रेज कहते हैं। बोलो क्लियर। तो ये जब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन मिला, तो इस कैमरे में इस गोल्ड फॉयल का क्या स्ट्रक्चर था, वो इस कमरे में क्या हो गया, कैद हो गया। उस कैमरे में क्या हो गया, कैद हो गया। ये ऑब्जर्वेशन उनका था। अब इसके अंदर इतना प्रैक्टिकल, इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन क्या पाया, यह जानना जरूरी है। इतनी कहानी की देखा। अब इतनी कहानी के बाद यह देखा कि भाई कुछ रेज आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ अल्फा रेज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। भाई वो सीधे जा रहा है, देखो यहां से सीधे, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज की बात कर रहा है, यहां तो दो ही दिखा रहा है ना। ये इस कैमरे के अंदर का स्ट्रक्चर है बेटा। उसके बाद क्या कहा, कुछ उसमें से कुछ एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब ये देखो, ये एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, ये एक सर्टेन एंगल पे क्या हो रहा है, यहां से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उनके दिमाग में एक खुराफात आया, सम जो होता, अच्छा 10,000 में से कुछ जो होते हैं वो सामने गए और वापस फिर रिटर्न हो गए। एक कराही पे से मान लीजिए आप यहां से गए, फिर उसी रास्ता पकड़ के वापस आ गए। तो इतना चीज जानने के बाद उन्होंने क्या कहा, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, उन्होंने एक रिलेशन दिया कि बेटा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/sin⁴ θ/2। तो ये सब कभी कभी कंपटीशन वाले उठा के दे देते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इतना उन्होंने देखा और आगे और भी ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कि कुछ उसमें से हम आपको क्या बताए कि मैक्सिमम तो सीधे चले गए, कहीं मुड़े ही नहीं। कुछ एक सर्टेन एंगल पे गए और वापस आ गए, कुछ जो है सामने गए फिर वापस आ गए, कहीं मुड़े ही नहीं। तो उनको एक कॉन्क्लूजन मिला, उनको क्या मिला, एक कॉन्क्लूजन मिला। अब कॉन्क्लूजन क्या कहा कि एटम जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा एटम के, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियर पार्ट, और एक बेटा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बोलो सबको क्लियर हो रहा है ना। तो न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या हुआ
कि उस एटम में के अंदर एक छोटा सा जगह था, एक मास था सॉलिड जो हार्ड था, वहीं पे तो पार्टिकल अल्फा वाला गया, टकरा के वापस आ गया। तो एक बात बताओ, पार्टिकल्स कब टकराएंगे? जब दोनों सेम नेचर के होंगे। भाई सेंटर पे प्लस चार्ज अगर है और प्लस चार्ज वाला रेज जाएगा तो वापस ही तो बाउंस होकर के आएगा। तो इसके वजह से उनके दिमाग में ये आया कि एटम के अंदर एक छोटा सा जगह है जहां पे प्रोटॉन रहता है, क्योंकि अगर ये टकरा रहा है वापस आ रहा तो ये जो नेचर का वही नेचर का ये भी है। अगर ये निगेटिव होता तो निगेटिव नेचर का होता। तो भाई अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो पॉजिटिव नेचर से टकरा के वापस आ रहा है। तब इनके दिमाग में भाई बत्ती जली कि भाई अगर वो टकरा रहा है इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव होगा। तो उसको न्यूक्लियर पार्ट कहा गया। न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन होता है, छोटी सी एक कैविटी होती है, वहां पे वो रहता है। वही लिखा है, न्यूक्लियस विच इज स्मॉलेस्ट इन साइज कैरीज द इंटायर मास contain न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट लिखा ना मैंने। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो रेज सीधे भाग जा रहे थे हम पेनिट्रेट करके। एक बात बताओ, पॉजिटिव वाले को कोई खींच रहा था तब भी तो आगे जा रहा था। ये पॉजिटिव नेचर का है, कोई खींचेगा तभी तो बेटा वो जा रहा है आगे। तो उनके दिमाग में ये आया कि जो खाली जगह है वहां कौन रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता, तभी वो खींचता सीधा एकदम। तो वो बोले कि एक्स्ट्रा में क्या होता है? विच कॉन्टेन इलेक्ट्रॉन, दिस मॉडल वाज सिमिलर टू सोलर। यही तो गलती कर दिया उन्होंने, यही तो उन्होंने गलती कर दिया भाई। अभी मैं बताता हूं आगे चल के कि इन्होंने क्यों गलती किया, ये कौन सा पाप कर दिया इन्होंने। तो ये होता है प्रॉपर्टी। क्या होता है न्यूक्लियस का? अच्छा, इन्होंने एक बात और बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एकदम लगातार घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये बात थॉमसन ने नहीं बोला था। थॉमसन जिक्र किया था क्या कि प्रोटॉन सोता है, बैठता है, उठा रहता है, क्या करता है? बोला नहीं बोला, इन्होंने बोल दिया। ये भाई कहीं पीछे रहे। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एकदम मस्त तरीके से चक्कर काटता रहता है सेंटर के चारों तरफ यहीं पे। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ये सोलर सिस्टम की तरह काम करता है, सोलर सिस्टम की तरह काम करता है। अर्थ के चारों तरफ घूमता है कौन है? अब प्लेनेट के चारों तरफ। तुम वो ज्योग्राफी नहीं तैयारी है। सोलर सिस्टम में क्या होता है? कौन किसके चारों तरफ घूमता है? हाँ, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब वो घूम रहा है तो हम इसको भी बोल सकते हैं सोलर सिस्टम। लेकिन आगे आगे ड्रॉबैक में हम लोग बात करेंगे क्या उनकी कमी थी। कमी क्या किया उन्होंने? तो कहा कि न्यूक्लियस जो होता है स्मॉल होता है, हैवी होता, जाहिर सी बात हैवी होगा। पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पोर्शन ऑफ द एटम्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। बात सही है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये भी बात सही है कि नहीं सही? इसके बाद न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दीज पार्टिकल्स कलेक्टिवली रिफर्स एज न्यूक्लियॉन्स। बताया था मैंने ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मेजर इन फर्मी या सेंटीमीटर में। अगर एक फर्मी होगा तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। तो कहा कि रेडियस क्या होता है न्यूक्लियस का? रेडियस न्यूक्लियस तो छोटा होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? छोटा होता है। तो यहां से यहां तक का एटम का रेडियस होगा और यहां से यहां तक न्यूक्लियस का रेडियस होगा। तो न्यूक्लियस छोटा होगा। तो कहा जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻13 होता है या 10⁻⁻15। ये डाटा नहीं, बस 10⁻⁻13 वाली बात तुमको याद करना है। बोलो क्लियर है? और उन्होंने ये बोला कि हम रेडियस कैसे निकालेंगे एन सेल का? R0 इंटू ए पे पावर 1/3। R0 की वैल्यू है ये, R0 इंटू ए पे पावर 1/3 होता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद ये कहा
कि जो एटम का न्यूक्लियस का रेडियस होता है, ये तो पता हो गया। एटम का रेडियस क्या होता है? तो एटम का रेडियस जाहिर सी बात है कि एटम बड़ा ही होगा। एटम क्या होगा? बड़ा होगा। 10 टू दी पावर अगर ये 15 है तो वो 10 टू दी पावर 10 मीटर था वो। अब एक बात बताओ, 10 टू दी पावर 10 बड़ा हो -10 बड़ा होता है या 10 टू दी पावर -15 बड़ा होता है? बड़ा होता है ना। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो एटम का है और जो छोटी वाली वैल्यू है वो न्यूक्लियस का। तो एटम का जब पता लगाया गया रेडियस तो 10 टू दी पावर -10 मीटर पाया गया। ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये रेडियस जो था वो छोटा था न्यूक्लियस का और एटम का क्या था? बड़ा था। जब दोनों में रिलेशन निकालोगे तो कौन कितना किससे छोटा बड़ा है ये भी आपको पता चल जाएगा। कैसे? एक बात बताओ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बाय रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -15 बाई 10 टू दी पावर -10। तो 10 टू दी पावर -15 प्लस 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? -5। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी आर एन जो होगा बेटा वो क्या होगा? आर एटम इंटू 10 टू दी पावर -5 होगा। बोलो क्लियर है? और यही पलट दोगे, अगर पलट के लिखोगे कि आर एटम जो होगा वो 10 टू दी पावर 5 इंटू आर न्यूक्लियस हो जाएगा। नहीं पलट जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रही हो? तो ये कहानी था इनका, ये सारी कहानी था इन्होंने। और इसी तरीके से इन्होंने वॉल्यूम रेडियस भी निकाला और उसी तरीके से वॉल्यूम भी निकाला। वॉल्यूम कैसे निकाला बेटा? आप ये जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर। और क्यूब की वैल्यू क्या होगी बेटा? क्यूब की वैल्यू क्या होगी? क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताओ? क्यूब की वैल्यू 10 टू दी पावर -15 का होल थ्राइस बाई 4/3 पाई और आर 10 टू दी पावर -10 का होल क्यूब। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 45 माइनस और नीचे कितना हो जाएगा? 30। जब सॉल्व करोगे तो -45 प्लस 30 10 टू दी पावर -15 दोनों में रेशियो आ जाएगा। तो ये सब पूछता है आपसे, कभी पूछेगा तो आपको जवाब इसका देना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। कहा वो फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये देखो R इज इक्वल टू R0 इंटू ए पे पावर 1/3 और या R इज इक्वल टू R0 इंटू √3a। ये उसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू R0 की। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक में बहुत सारी बातें थी। ड्रॉबैक के अंदर इन्होंने ये बोल दिया कि भाई वो तो सोलर सिस्टम की तरह है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज वाला है ना, और जिसको वो जो घूम रहा है वो तो न्यूट्रल है। तो आप न्यूट्रल चीज को निगेटिव के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता है। और एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा तो एनर्जी भी तो इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा तो वो घूमते 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 फॉल डाउन इन द न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी खत्म। तो ये बात मैक्सवेल का था। मैक्सवेल कहता है कि अगर कोई मूविंग बॉडी लगातार घूम रहा है तो कॉन्टिन्यूअस वो एनर्जी लूज करता है, और जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में चला जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म। तो इन्होंने ये बात नहीं बताई। तो मैक्सवेल की थियरी, मैक्सवेल की थियरी की इन्होंने पालन नहीं किया। मैक्सवेल ने जो कहा ये नहीं बोला। इसके इस थियरी के अंदर जो जो कमियां थी वो दो प्रिंसिपल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उन्होंने कि नहीं बताया, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ऊपर अब चलेंगे, तब फिर उसके बाद बोर मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ हाँ, बोलो सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर प्लैंक क्वांटम थियरी, तब हम लोग आएंगे बोर के मॉडल में। ठीक, इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं।
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कहाँ गया यार? हैं, इसका सेल खत्म हो गया ना, ये दिक्कत है। अरे यार, एक मिनट।